गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतीय जो पहला यूनिट है, और उसमें हम लोग चर्चा किए थे वैद्युत आवेश। क्योंकि पूरे फिजिक्स का अगर फर्स्ट पार्ट देखो तो उसमें हम बताए थे कि केवल वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो उसमें कल हम लोग देखे थे कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश की विशेषता क्या है, और लास्ट में हम लोग देखे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसके बेस पर एक क्वेश्चन दिए थे, और उस क्वेश्चन पर हमने एक प्राइज भी रखा था कि अगर उस क्वेश्चन को जो करके लाएगा, हल करके लाएगा, उसको हम एक चॉकलेट खिलाएंगे। तो अभी तक हुआ था प्रेयर के आसपास दिखा देगा, फिर अभी भी कोई क्लास में अगर दिखा दे तो फिर उसे एक चॉकलेट मिल जाएगा। अभी तक हमें 2 विद्यार्थियों का आंसर मिला है, बाकी अगर अन्य कोई भी अगर उसको हल किया हो तो बताइए। और भी कोई हल करके लाए हो गर्ल्स में? एकदम सोच लिए हो कि होम मिनिस्ट्री ही संभालना है, बताओ। कुछ तो किताब खोल लो जी। बाकी 2 लोग जो हल करके लाए थे उनके लिए मैं चॉकलेट लाया हूं, डेयरी मिल्क, ठीक है। तो हम इन दोनों लोगों को दे देते हैं, एक ये है और एक आप है, ठीक है। बाकी जो कल 2 क्वेश्चन लगाई थी लड़कियां, वो दोनों एब्सेंट है, ठीक है। फिर जब भी आएंगी तो उन पे हम लोग देखेंगे। बाकी उस क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि 500 ग्राम जल में कितने, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, वो यहां पे ये भी जोड़ देता है कि कितने ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है उसमें कि कितने ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश होंगे। एक बार आप बताओ क्या लिखा हुआ दिख रहा है इसमें, ठीक है। 500 ग्राम जल में कितने ऋणात्मक आवेश या होंगे। एक चीज कल आप पढ़े थे कि आवेश समानतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है, यानी कहीं पे भी एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि अगर हमें कहीं आवेश निकालना है तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बिना इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात किए बिना आप आवेश के मान नहीं निकाल पाएंगे। तो अब यहां पे एक चीज देखो, दिया है कि 500 ग्राम जल है, 500 ग्राम जल में अगर सीधे हम यहां पर लिखते हैं कि ये जल का एक अणु है, इसको क्या करोगे, जल का एक अणु है। हम कहें कि इसमें आवेश की मात्रा निकालो तो आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते थे, क्योंकि अगर H2O केवल होता, अगर नहीं जल का केवल एक अणु होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं भाई, परमाणु क्रमांक पढ़े हो ना। अगर मान लो कि इसका परमाणु क्रमांक निकालना हो तो क्या निकालोगे, कैसे निकालते हो? अरे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक प्लस ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो एक हाइड्रोजन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 1, तो 2 है तो कितना हो गया, 2 + 8 = कितना हो गया, 10। देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ये लाइन समझ में आया तुमको? लेकिन यहां पर 500 ग्राम H2O है, केवल H2O नहीं है, कितना है, 500 ग्राम है। तब 500 ग्राम में H2O के कितने अणु है, ये केवल एक अणु है, जल का केवल एक अणु है। अगर ये पता चल गया कि एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर तुम ये निकाल लो कि 500 ग्राम में कितने जल के अणु है, तो आंसर आ गया। तो 500 ग्राम में जल के अणु कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O का अणु भार कितना होता है, H2O का कई तरीके का आप निकाले हैं, अणु भार कितना होता है, इसमें कितने अणु निकाल लेते हो, गर्ल्स में निकाल लेते हो, बाकी नहीं निकाल पाते। देखो पहले आप हाइड्रोजन का अणु भार जितने होंगे प्लस ऑक्सीजन का अणु भार, तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, 2 है तो कितना हो गया, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 कितना हो गया, 18 ग्राम अणु भार इसका हो गया, ठीक है। अब आप पढ़े हैं, देखो किसी भी एक अणु का अणु भार कितना है, 18 ग्राम। अब 18 ग्राम H2O में
क्या निकालोगे? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। देखो ये मोलों की ये इकाई आयतन है। देखो यह केवल हाइड्रोजन का एक अणु है, सॉरी पानी का एक अणु है। उसका भार कितना है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में मोलों की संख्या कितना होगा? अच्छा मान लो अगर यहाँ पे जल ना होता यानी Cl हो जाता तो क्या लिखते? तब इसका थर्ड जो भी आता कितना आएगा बताओ? इसका कितना होता है? अच्छा HCl होता तो कितना होता? HCl 36.5। 36.5। अगर यह HCl होता तो यहाँ पे क्या लिखते? 36.5 ग्राम में मोलों की संख्या यही लिखते। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे NaCl हो तो इसका अणु भार लिख के लिखोगे इतने ही ग्राम में मोलों की संख्या इतनी है। तो एक ग्राम में मोलों की संख्या इक्वल टू कितना हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23/18। तो एक ग्राम का है, इसलिए 500 ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ? 500 ग्राम में क्या हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23/18 इंटू 500। अब ये 500 ग्राम में तुम्हारा अणुओं की संख्या निकल गई। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? हल किए थे ना तुम लोग, बताओ कितना आया था इसका? 1.67। इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना आएगा? 1.67 गुणे 25 होगा। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो 25 मोलों की संख्या आई। मतलब ये हो गया कि इसमें अणुओं की संख्या यानी 500 ग्राम में जल के कितने अणु निकले? ये निकले। इतना आपका निकला 1.67 गुणे 10⁻25 अणुओं की संख्या। और जल के एक अणु में देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अब इसमें टोटल अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या n की वैल्यू निकल गई? तो कितना आ गया? 1.67 गुणे 10⁻26। यही निकल गया इलेक्ट्रॉनों की। बोलो कोई दिक्कत? फिर एक बात समझो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या। और फिर इसमें देखो, इसमें पता ही है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप Q इक्वल टू निकाल सकते हो, दिख रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूं, Q की वैल्यू निकल सकता है। Q इक्वल टू क्या पढ़े हो? Ne। तो Q इक्वल टू 1.67 गुणे 26 इंटू 1.6 गुणे 10⁻90। और इसको हल करोगे तो आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻7 कूलाम। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इस टॉपिक पे सबसे टफ क्वेश्चन यही है। इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं। बाकी सब में तो दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर दिया हो तो आप आसानी से आवेश का मान निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ने ये कल लिखी थी 7, जैसे मान लो 7n14 ऐसे दे दिया, यानी नाइट्रोजन दे दिया। अब इसमें अगर पूछता है कितना आवेश है तो बताओ ये इसको क्या कहते हो? परमाणु क्रमांक। और इसको क्या कहते हो? परमाणु भार। तो ये परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी? तो जो नीचे लिखा रहता है वो इलेक्ट्रॉन की, तो n इक्वल टू क्या लिख दोगे? 7। तो Q इक्वल टू क्या पढ़े हो? n 7 इंटू E 1.6 गुणे 10⁻19 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.12 इंटू आंसर आ गया पूरा। समझे बात को? तो ए जब दिया रहेगा संख्या तो आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन जब भी ग्राम शब्द इस तरह का दे या लीटर दे तो उसमें आपको यह प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक इस पे कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इरेज करते हैं इसको, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, कौन तीन बताओ क्या? 6.2 ए ऊपर 2 केवल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6.02 ही लिखो।
थोड़ा तुम लोग जगना शुरू कर दो, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा जगना शुरू कर दो। इधर कम से कम आप 11 बजे तक पढ़ो और सुबह कम से कम 5 बजे जग जाया करो, कुछ करना है तो। अन्यथा होम मिनिस्टर बनना है तो फिर कोई बात नहीं भाई, आपको मुबारक हो, और कहो तो अग्रिम बधाई दे दें। हाँ, तो फिर नहीं अग्रिम बधाई लेना है तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की अग्रिम बधाई लेना है तो बताओ, उसके लिए अग्रिम बधाई देते हैं, तो उसके लिए जगना पड़ेगा, पढ़ो। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग जो नहीं लिख रहा है, आवेश मूल रास है या व्युत्पन्न रास है? वैद्युत आवेश मूल रास है या व्युत्पन्न रास है, ये बताओ। मूल रास है, जहां पर खाओगे। मूल रास कैसे हो जाएगा? मूल रास तो साथे पढ़े हो आप ना, व्युत्पन्न रास है। आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, तो आई तुम्हारा मूल रास है, टी भी मूल रास है, उनके मल्टीपल से तुम्हारा क्यू मिलता है, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। अब उसको मूल रास में बदलने के लिए डायमेंशन निकालोगे तो आएगा ए टी। बीमा क्यों निकालते हो? व्युत्पन्न रास को मूल रास में बदलने के लिए ही बीमा का आप यूज करते हो। तो अब कहीं पे भी डायमेंशन देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी में ही रहता है, मूल रास में होता है, मूल मात्रक में होता है, मीटर किलोग्राम वही रहेगा, वही सेवन जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन्हीं का यूज होगा। किसी का भी बीमा देख लो उठा के, एम एल टी के थीटा वही रहेगा। ए हो गया, नोट कर लिए जी, आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां पे देखो आवेश और आवेश से संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल लगा लिया। अब एक चीज देख लेते हैं, आवेश का बीमा, आवेश का बीमी सूत्र, आवेश का बीमी सूत्र। एक चीज ध्यान दो, आप पेपर उठा के देख लो, आईआईटी में तो बहुत, उसमें भी देता, मैच वगैरह करने के लिए देता, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी दे देता है। अभी इस साल भी आया था, जैसे कई सेटों में, तो एक सेट में मान लो एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दे दिया भौतिक राज, दूसरी तरफ बीमा, तो उसको मैच करके ऑप्शन 4 नीचे दिया रहता है। या फिर एक तरफ दूसरा, जब देखोगे दूसरे शिफ्ट का, एक तरफ भौतिक राज दे दिया था, दूसरी तरफ मात्रक, तो बीमा और मात्रक के क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो इसलिए आवेश का बीमी सूत्र अगर आप निकालना हो तो आवेश को किससे लिखते हो बताओ? क्यू, क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्या बताओ? इसका एम्पियर और इसका सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। इसलिए इसका जब बीमा लिखोगे तो ए का क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, और सेकेंड का टी, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यह क्या हो गया? आवेश का बीमा। याद रखिएगा ए टी, क्योंकि अभी आगे जब पढ़ोगे टॉपिक तो हर जगह क्यू का बीमा लिखना होगा। क्यू का बीमा ए टी, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, कूलाम याद रखना है, या एम्पियर सेकेंड, लेकिन आप वहां यूज करेंगे कूलाम का ही, ठीक है। लिख लो आप उसको नोट्स में जो लिख रहे थे, लोगों के लिए कितना इसका, अगर आप चाहो इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई पाइप वगैरह मिला, उस तरह जो वायरिंग वगैरह हुआ है उस पर ऐसे रब कर दो, और छोटे से कागज का टुकड़ा वगैरह पीस लाओ तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये आपका प्रयोग उसमें लिखा हुआ है, किताब में आप देखोगे तो ये प्रयोग उन्हीं कपड़े वगैरह का किया हुआ है, तो वो सब आप पढ़ के प्रयोग करना घर और पे, ठीक है। हाँ, एल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? देखो एक चीज ध्यान दो, एक और चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी आगे पढ़ोगे न्यूमेरिकल आएगा, आ जाता है कि एक एल्फा कण पे आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो एल्फा कण ऐसे बनता है, ध्यान देना, ऐसे लिखा रहता है एल्फा कण। तो ये जो एल्फा कण होता है ना, यह हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और हीलियम परमाणु क्या होता है? 2He4। ये देखो ये हीलियम है, यह हीलियम का सिंबल है, उसका 2 परमाणु क्रमांक देखो, हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है? हीलियम। तो परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4। अब इसमें N इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू ई की जगह क्या रखोगे? 10 में -19,
तो ये सब आपको याद होना चाहिए। हाँ, -19 कूलाम, ये सब क्या होना चाहिए, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये सब अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन वगैरह ये सब जो है, ये सब कॉमन चीज आपको याद होना चाहिए कि कम समय में आप क्वेश्चन को लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, माइनस चार्ज होता है उस पर। ठीक है, जब आवेश का हम लोग पढ़ रहे थे, विशेष था, इधर ध्यान दो, पहले ही बताए थे कि पहला चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। तुम लोग पहला चैप्टर तैयार कर लोगे, आसान हो जाएगा। न मानो तो बुक पलट के देख लो, आगे सब जगह आवेश धारा सब वही दिया है। और कूलाम का नियम जो पढ़ने जा रहे हो, इसी का पूरा एप्लीकेशन है। अब तुम रियल में जा रहे हो चीजें पढ़ने, जो 10th में नहीं पढ़े थे। आवेश वगैरह क्या पढ़े थे, 10th में तो पढ़े थे। अब ये जो पढ़ने जा रहे हो, ये आपके लिए नया है, और यहाँ से 12th की टॉपिक शुरू हो रही है। और कूलाम के नियम का ही हर जगह एप्लीकेशन पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, इसलिए ध्यान दो। कूलाम का नियम समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि इसके पहले आप पढ़े थे कि अगर दो, जैसे आप घर में ही ले लो, मैग्नेट लिए हो, चुंबक, तो आप ऐसे चारों तरफ उसको घुमाते जाओ तो देखोगे कहीं कहीं आकर्षित होगा और कहीं कहीं प्रतिकर्षित होता है। तो यही चीज हम कल बताए थे कि अगर दो समान आवेश ले लो, समान प्रकृति के आवेश ले लो, समान प्रकृति का मतलब दोनों धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो। तो जब अगर दोनों धन आवेश लेते हो, प्लस Q1 ले लो, और दूसरा हम प्लस कुछ दूरी अगर ले लेते हैं, तो इनके बीच हमेशा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा। अब प्रतिकर्षण जब लगेगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। और वहीं अगर ये देख लो, अगर ये प्लस Q1 हो जाए और ये माइनस Q2 हो जाए, तो ये इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण। और आकर्षण में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से चिपकने का प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब इन दोनों बलों को ही कहते हैं वैद्युत बल। ध्यान देना, इन्हीं दोनों बलों को मिला के क्या कहते हैं, वैद्युत बल। यानी इसका मतलब है कि वैद्युत बल जो होता है वह आपका आकर्षण भी होता है, और जबकि अभी आप पढ़ोगे आवेश और द्रव्यमान में अंतर या संबंध जो भी है। जैसे आवेश क्या होता है, आवेश के कारण देखो ये दोनों आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों हो रहा है। लेकिन द्रव्यमान में अगर आप देखो तो द्रव्यमान में सिर्फ आकर्षण बल होता है। देखिए, अगर दो आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, इसको हम कहेंगे सजातीय आवेश, यानी दोनों का प्रकृति सेम है। और ये दो, इसको क्या कहेंगे, विजातीय, यानी अपोजिट नेचर के ये चार्ज हैं। ठीक है, और ये लाइक चार्ज है, इसको अनलाइक चार्ज कहते हैं। तो इनके बीच जो बल लगेगा उसको प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण में एक दूसरे से दूर जाएगा, और आकर्षण में एक दूसरे के नजदीक आएगा। ठीक है, तो इनके बीच बल कितना लग रहा है, जैसे मान लो दो आप मैग्नेट ले लो या दो चार्ज ले लो, उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, आप कैसे मापोगे, आप कैसे मापेंगे? उसी का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम, कूलाम का पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टिन डे कूलाम, जेम्स ऑगस्टिन डे कूलॉम्स, कूलॉम ये नाम था उसका, जेम्स ऑगस्टिन डे कूलाम। और ये फ्रांस के रहने वाले थे, कहां के, फ्रांस के, यानी फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, साइंटिस्ट थे, और उनका पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टिन डे कूलाम। और ये 1785 में, 1785 ईस्वी में एक प्रयोग करते। देखो होता क्या है, नियम क्या होता है, नियम का मतलब होता है कि 2 + 2 = 4 होता है, कभी 5 नहीं होगा। हम एक ही चीज को प्रयोग करें और बार बार प्रयोग करने पर रिजल्ट एक ही आए, तो क्या बन जाता है, नियम बन जाता है, वही नियम बन जाता है। तो ऑगस्टिन डे कूलाम ने भी ये दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल मतलब प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल कितना लग रहा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। उसी नियम को क्या कहते हैं, कूलाम का, बात समझे, कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच, वो आवेश कैसा है, स्थिर है। ध्यान देना, ये स्थिर बिंदु आवेश है, क्या है, स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश के लिए, यानी ये स्थिर है। देखो ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल कितना लगता है, उस बल का ही मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने नियम दिया था। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब क्या नियम दिया, इसको ध्यान दो, रटना नहीं है, खुद आप सोचो कि अगर ये दो मैग्नेट है,
इसके अगर इनको कुछ दूरी पर रखें तो इनके बीच जो बल लगेगा इसकी तुलना में इससे दुगुना मास का, इससे बड़ा बड़ा रख दिया जाए तो उनके बीच जो बल लगेगा दोनों में किसमें अधिक बल लगेगा? जो बड़ा होगा वही ना। यानी इसका अगर मात्रा बढ़ाते जाओ, यानी इसका क्वांटिटी बढ़ाते जाओ तो बीच में लगने वाला वैद्युत चुंबकीय बल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो वैद्युत बल लग रहा होगा इसके बीच में वो डिपेंड करता होगा आवेश पर। किस पे? आवेश पर। तो उसने कूलाम ने बताया, क्या बताया? पहला यहां लिखता हूं कूलाम के अनुसार, स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। कूलाम के अनुसार क्या था? दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला कौन सा बल? हाँ, लगने वाला बल, या यहां लिख सकते हैं कोष्टक वैद्युत, या सीधे वैद्युत भी ले लो, कुछ भी लिख सकते हो। लगने वाला बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी कह सकते हो, अनुक्रमानुपाती। अब पहला हो गया, देखो अनुक्रमानुपाती मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल या मात्राओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल या दोनों आवेशों के गुणनफल। यानी इसका मात्रा जब बढ़ाओगे तो इनके बीच लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा, गुणनफल के अनुपाती। या दूसरा, अगर ये चुंबक को ले लो, मान लो पास में लाओगे तो बल की मात्रा अधिक लगेगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ दूरी तो बल धीरे धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि दूरी को बढ़ा रहे हो तो क्या घट रहा है? बल। तो बल और दूरी में संबंध हुआ ना, किस प्रकार का संबंध हुआ? हाँ, जब एक बढ़ाओ और दूसरा घटे तो इसका मतलब इनवर्सली है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम है। मतलब ये हो गया कि अगर दो आवेश ले लिए, यहां हम इसको लिख देते हैं मिटा के, अरे लाल लाल गुलाबी गुलाबी लेक घूम रहा है तो कुछ तो है, तो उसमें ब्लैक लगा दिया जाए ताकि इसको नजर न लगे। क्या जी? हाँ, देखिए दो बिंदु आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश Q2, मान लो कोई दूरी होगा क्या? R, दूरी क्या मान लिया जाए? तो इनके बीच जो बल लगेगा वैद्युत बल, वह बल F है। F से प्रदर्शित करते हैं बल को। मान लेते हैं पहला क्या बताया है कि जो F है यह दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। कहीं कहीं देखोगे इसको माड में लिख देता है। किसमें लिख देता है? माड में लिखने का मतलब है कि ये प्लस हो या माइनस हो, हमेशा प्लस ही इसको लिखोगे, ठीक है, इसलिए इसको माड में लिख। ये हो गया पहला। और दूसरा क्या बताया है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये हो गया 2, ठीक है। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके पहले डिस्कस किए भी थे, फिर उसी को रिपीट करते हैं। अगर मान लो कि अगर इनके बीच की दूरी r था तो बल कितना है? F। अब अगर ये Q1 है और ये मान लो Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी को हमने 3r कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो नया जो बल F डैश होगा उसका मान कितना होगा? 1 मिनट पहले गर्ल से बताएंगे। जो बताएगा उसको चॉकलेट देखो बचा हुआ है। कितना होगा? 9। क्या 9? फिर एक बार ध्यान से सुनो, घबराना नहीं है, पूरे इत्मीनान से आराम से लंबी सांस लेके ऐसे घबरा के नहीं बोलो। यहाँ कौन है? अपने ही लोगों के बीच में बोलना है। मैं ये बताया हूं कि ये दो आवेश है, बीच की दूरी r है, तो लगने वाला बल F है। अब दूरी को कितना कर दिए? 3r। 3r करने का मतलब दूरी घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया ना, तो 3 गुना कर दिए दूरी को। तुम्हारी हाइट 10 मीटर है, 30 मीटर कर दिए तुम्हारी लंबाई को, बढ़ गया ना।
तो दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो बल पहले से घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। कितना घटेगा, F/9। 9 कहोगे तो बढ़ जाना, 9 का मतलब क्या, 9 गुना बता रहे हो, तो पहले का 1/9 हो जाएगा। गुड। लो भाई चॉकलेट अपना ले जाओ, सही बताइए, लो चॉकलेट लो आप। गुड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले का 1/9 हो जाएगा। 9 कब होगा, 9 तब होगा ये मान लो Q1 हो गया और ये Q2 हो गया और डिस्टेंस कितना हो जाए, अच्छा R/3 करेंगे तो दूरी घटेगा कि बढ़ेगा, घट गया ना। तो दूरी जब घटाओगे तो बल बढ़ेगा ना। सोच रहे होगे सभी क्या घटा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ऐसे, समझ पा रहे हो ना, ऐसा करना जी, कहा घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, 9 F क्या चीज है, समझ पा रहे हो ना। तो R/3 क्या है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट गया, यानी पहले का 1/3 कर दिए, तो दूरी घट गया। तो 3 है उसी का स्क्वायर कर दो, 9, तो पहले का 9 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 यार दूरी बढ़ा दिए, तो पहले का 1/, यानी 1/9वां भाग हो गया, 1 का 9वां भाग हो गया, यानी घट गया पहले से। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 4R कर देते तो 1/16 हो जाता, और यहाँ R/4 कर देते तो 16 गुना हो जाता, यानी पहले से 16 गुना हो गया, यानी पहले से वो बढ़ गया, 16 गुना बढ़ गया। और इसका मतलब हो गया 4R का मतलब पहले का 1/16 केवल बचा, समझे, यानी पहले से पहले का 1/16 हो गया। ठीक है, 16 में, तो ये आपका इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट का। और एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कल बताए थे, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट के रूप में पूछ देता है। अब देखोगे भी BSL अरोरा किताब कहीं मिलेगा, देख लेना तुम लोग, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन इतना क्लिष्ट वर्ड का यूज नहीं किया कि तुम उसको समझ न पाओ, उसको पूरा तैयार कर लो, हर तैयारी होगी। बहुत अच्छी किताब है वो, हिंदी एडिशन भी उसको निकालना चाहिए, लेकिन हिंदी एडिशन नहीं है, इंग्लिश में ही है, तो बहुत अच्छी किताब है। तो ये तुम्हारा ये चीज समझे ना। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा बताओ, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और ये बट्टे के रूप में है, तो नीचे क्या हो जाएगा R²। कोई दिक्कत, ए लड़की इधर देखो, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R²। अब जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, K Q1 Q2 अपन R²। एक कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल है, यह समानुपाती नियतांक है। यह डिपेंड करता है कि आवेश कहां पे रखा गया है, किस माध्यम में रखा गया है, वायु में रखा गया है कि किसी आयल में रखा गया है, कि जल में रखा गया है, कि मेटल में रखा गया है, कहां रखा गया है उस पर निर्भर करता है। समझे बात को, तभी आगे हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए क्योंकि इसके नीचे साथ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो। कूलाम का नियम हेडिंग डालिए, कूलाम का नियम लिखिए। जेम्स ऑगस्टिन डे कूलॉम्स, पूरा नाम भी जानो कम से कम, जेम्स लिख दूंगा यहीं पे उसका नाम, जेम्स ऑगस्टिन डे कूलॉम्ब उसका नाम है, देखो कूलॉम्ब, जेम्स ऑगस्टिन डे कूलॉम्स। इसीलिए इंग्लिश में जब लिखते हैं उसको तो ये होता है स्पेलिंग, देखो कूलॉम्स लॉ, COULOMBS, कूलॉम्स लॉ। और जबकि हिंदी में क्या लिखते हो, कूलाम, तो कूलॉम्स लॉ है, तो लिखिए जेम्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने, जेम्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए, लगने वाला वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, एक नियम प्रतिपादित किया, एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। हालांकि ये केवल जानकारी के लिए है, बोर्ड में जब आएगा तो चीज लिखेगा तो चाहो तो ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब नीचे लिखिए, इस नियम के अनुसार कूलाम का नियम कहते हैं। अब नीचे लिखिए, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसको आप लिख लो जो मैं लिखा हूं, यहां तक लिखो पहले, होता है। इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर यहां तक लिखिए, इसे पढ़े थे आप, और यही कूलाम का नियम है। जहां पे के क्या था, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, नियतांक, ठीक है। यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो बल है ना वो निर्भर करता है के पर, और के पर किस प्रकार निर्भर करता है, देखो जो बल है वो निर्भर करता है कि सबसे पहले कि आवेश किस माध्यम में रखा है, पहला आवेश किस माध्यम में रखा है, किस माध्यम में रखा है पहला, और दूसरा निर्भर करता है कि के का मात्रक किस पद्धति में है, के का मात्रक किस पद्धति में है, किस पद्धति में है, ये दो चीजों पे निर्भर करता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि पहला अगर देखें, इसको पद्धति का मात्रक बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। अगर मान लो फर्स्ट, यदि मान लिया जाए कि आवेश कहां रखा हो, निर्वात में, आवेश निर्वात में हो, निर्वात मतलब जहां पे वायु न हो, निर्वात में हो, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख देते हैं एप, याद कर लेना जिसको नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट को हो चाहे एप्सिलॉन 0 को हो, कुछ भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जिसे माध्यम निर्वात का क्या कहते हैं, निर्वात का वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता। अब इसको समझ लेते हैं क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस, इंग्लिश होता है परमिटिविटी या फ्री स्पेस। समझे तुम कि निर्वात में अगर कहीं रखा गया है आवेश तो वहां पे बल क्या है, और जब माध्यम में रख दिए तो बल के, उन दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी जब माध्यम पढ़ोगे तो वहां एप्सिलॉन नहीं होगा, दूसरा चीज आ जाएगा, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। तो k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब k की जगह क्या लिख सकते हो, k की जगह आप लिखेंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है अगर आवेश निर्वात में रखा हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, ये दिख रहा है उसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ऐसे याद रखो, 9 × 10⁹, यूनिट हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन और ये दूरी हो गया मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यह इसकी पूरी वैल्यू होती है, यानी जब सवाल लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यही रखोगे, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो यहां जहां तक लिखिए तो उसके आगे इसको लिख लो आप। अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा लिखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमी सूत्र, बीमी सूत्र, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमी सूत्र, F = आप पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², या एप्सिलॉन नॉट = लिखो तो क्या लिखोगे, F × Q1 Q2/f × r²। 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसका बीमा होगा नहीं तो लिखने कोई मतलब है नहीं, यही होगा ना, एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2/f × r², या एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 का मतलब क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर, और ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका
इसका मात्रक हो गया एप्सिलॉन नॉट का। इस बार आया भी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसका मात्रक दिया था, देख लेना पेपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ये भी था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। हाँ, अब अभी जो दिया सब पेपर, यहाँ का पता नहीं सेट होगा कि नहीं होगा। यहाँ का सेट होना चाहिए ना, अलग अलग सेट का, अलग अलग जिले का अलग अलग सेट होता है। जैसे महाराजगंज में नहीं पूछा था, यहाँ जबकि पूछा था। यहाँ पेपर देख लेना, बहुत सारे लड़के बच्चे दिए हैं, देख भी लो, हो सकता दिया। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। बीमी सूत्र इसका बताइए, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र बताओ। कुलाम, कुलाम, कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का बीमा बताएं सुबह क्या? 80। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, a स्क्वायर t स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये न्यूटन बल है, बल का होता है mlt माइनस 2। चलो ठीक हो गया। और ये हो गया l स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर t स्क्वायर अपान ml t माइनस 2। यही हो जाएगा ना, ml t माइनस 2। या इसको ऊपर ले जाकर नीचे दिख रहा है? ये दिखा है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको ऊपर आप ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ? m पर माइनस 1, l पर माइनस 3, l पर माइनस 3 और t माइनस 2 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो t पर पावर 4 और a स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या हो गया? बीमी सूत्र हो गया। ठीक है, ये बीमी सूत्र हो गया, लिख लीजिए इसको। चलो कोई, यहां देखो एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ हो जाएगा ना। अब इसको हल करते हैं तो इसकी वैल्यू सीधे आ जाती है, लिख देता हूं 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह इसकी वैल्यू होती किसकी? एप्सिलॉन नॉट का। बाकी यहाँ 3.149 का रख के गुणा करके निकालना, बाकी डायरेक्ट लिख दो। अगर मान आया तो सीधे आप लिख दीजिए, इसकी वैल्यू इतनी हो गई है।